रीबर्थ ऑफ माई लवली वाइफी। एपिसोड 10। वह बस से उतरने तक ये सहती रही थी। माया बाहर निकलने वाली पहली व्यक्ति थी। बस में से वो गंदी गंध उसके शरीर से चिपक न जाए इस डर से उसने जल्दी से अपने कपड़ों को झाड़ दिया। पीछे मुड़कर उसने देखा कि रेहान और मायरा नीचे उतर रहे हैं। उसने जानबूझकर अपने चेहरे पर एक शांत मुखौटा पहने रखा और जैसा उसने लापरवाही से कहा, बड़ी बहन, पहले जब आप दोनों बस में बैठे थे तो आपको अधिक सतर्क होना चाहिए था। भले ही मैं सबसे पीछे बैठी थी, फिर भी मैं आप दोनों को एक दूसरे के करीब झुकते हुए देख सकती थी। प्यार को ऐसे बहुत अधिक प्रदर्शित करना अच्छा नहीं है। अमायरा की निगाहें बिना कोई भाव के उसके पास से गुजर गईं। हम पति पत्नी हैं, सीक्रेट लवर्स की जोड़ी नहीं। भले ही जब भी हम एक दूसरे से धीरे से बात करते हैं तो भी हमें चिंता करनी होगी कि दूसरे लोग हमें देख रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये था कि रेहान जी एआर कॉर्पोरेशन के सीईओ हैं। यदि वह अपने किसी कर्मचारी से मिले और उन्होंने देखा कि उच्च और शक्तिशाली मालिक वास्तव में एक सार्वजनिक बस में बैठे थे और एक लड़की के साथ इतने इंटीमेट थे, तो यह अच्छा नहीं होगा अगर कोई अफवाह फैलाता है। चूंकि उसकी बात अभी खत्म होनी बाकी थी, माया की नजर अमायरा के हाथ पर जा गई जब उसने फिर से रेहान के हाथ में अपना हाथ लपेट दिया था। क्या वे बच्चे थे? क्या वे एक पल के लिए अलग नहीं हो सकते थे? अमायरा, जो लगातार अपने प्यार को दिखा रही थी, वास्तव में उसकी आंखों में चुभ रही थी। एक लड़की के साथ इंटीमेट होने से तुम्हारा क्या मतलब है? मैं रेहान की लीगल वाइफ हूँ। अमायरा ने शांति से उसकी बात को बीच में ही काट दिया। इसके अलावा एआर कॉर्पोरेशन में कर्मचारियों की क्वालिटीज खराब नहीं है। वे बेवकूफ नहीं हैं। यहाँ तक कि अगर वे वास्तव में हमें देखते भी हैं तो वे पहले मेरी तस्वीर खोजने के लिए इंटरनेट की जांच करेंगे और देखेंगे कि क्या मैं मिसेस मेहरा हूँ या मैं कोई और महिला हूँ। वे इसकी पुष्टि किए बिना बकवास नहीं करेंगे। क्या तुमको लगता है कि कोई भी रेहान के बारे में अफवाहें फैलाने की हिम्मत करेगा? माया आगे और कुछ नहीं बोल पाई। उसने अपनी चमकदार आंखों को दूसरी ओर घुमा लिया। उसके दिल में गुस्सा भर गया। जिस स्थान पर वे बस से उतरे थे वह शहर के केंद्र से थोड़ी दूर था। इस बार अमायरा ने ना ती बस और न ही टैक्सी लेने का फैसला किया। उसने वहां तक चलकर जाने फैसला किया। हालांकि इसमें केवल 10 मिनट से थोड़ा अधिक समय लगता, मगर इससे माया इतनी गुस्सा हो गई कि वह खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। शुरू से अंत तक रेहान ने अमायरा के फैसलों पर एक बार भी आपत्ति नहीं जताई। उनके पास एक कार थी, लेकिन उन्होंने इसे इस्तेमाल नहीं करने का विकल्प चुना और उसके बजाय धक्कों वाली बस में गए। और अब वह चलकर जाना भी चाहते थे। अमायरा का दिमाग खराब हो गया होगा। माया दुखी चेहरे के साथ उनके पीछे पीछे चल रही थी। जब उसने अपना सिर उठाया तो देखा कि अमायरा ने चलते हुए रेहान के कंधे पर अपना सिर रख दिया। भगवान जाने वह इतने इंटीमेटली से एक दूसरे से फुसफुसा कर क्या बातें कर रहे थे। हे भगवान, क्या अमायरा आज पूरे दिन अपना प्यार दिखाने का सोच कर आई है? अगर उसे पता होता तो वह कभी उनके पीछे नहीं आती। उसने सोचा था कि वह अकेले में रेहान से बात करने का अवसर ढूंढ लेगी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पा रही थी। न केवल बात करने का मौका नहीं मिल रहा था, बल्कि जेलसी की वजह से उसकी आंखें जल रही थी। दिल्ली सिटी सेंटर की हलचल से भरी सड़क। रेहान शायद ही कभी ऐसी जगह आया था। खरीदारी करना आखिरकार एक महिला का शौक था। वह जब भी वहां से गुजरा वह कार में होता था और मुश्किल से एक झलक देख पाता था। अमायरा ने उसे साथ में खींच लिया, विभिन्न दुकानों, सभी लग्जूरियस ब्रांड की दुकानों की ओर देखते हुए जहां वह अतीत में अक्सर जाया करती थी। हालांकि वह केवल उन दुकानों के सामने से गुजरी, उनमें जाने का उसको कोई इरादा नहीं था। वे लगभग आधे घंटे तक चलते रहे। माया अपनी ऊंची एड़ी के जूतों में उनके पीछे चल रही थी। उसके पैर बेहद थके गए थे। बड़ी बहन, तुम कौन से कपड़े खरीदना चाहती हो? क्या तुम गाउन पहनोगी या कुछ और पहनने का सोच रही हो? जल्दी करो और चुनो। हाँ। रेहान का हाथ पकड़कर आगे चलते हुए अमायरा ने ऐसे जताया जैसे कि उसने कुछ भी नहीं सुना। दादाजी को क्या पसंद है? यह उनका 80वां जन्मदिन है। मुझे लगता है कि मैं क्या पहनेंगी उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें क्या गिफ्ट दिया जाए जिससे वह खुश हो जाएं। यदि तुम तुरंत उन्हें एक पर पोता दे देती हो तो वह निश्चित रूप से खुश होंगे और 20 साल अधिक जीवित रहेंगे। रेहान ने धीरे से उसके कान से फुसफुसाया। अमायरा उस पर झपटी। मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रही हूँ। मैं वास्तव में दादाजी के लिए जन्मदिन का गिफ्ट खरीदना चाहती हैं। रेहान ने उसकी चमकीली आंखों को देखा। वह धीरे से हंसा। मैं भी मजाक नहीं कर रहा हूँ। अमायरा ने आगे बातचीत जारी नहीं रखी, लेकिन उसका दिल में बड़ी देर तक खलबली मची रही।
वह गिफ्ट्स के बारे में बात कर रही थी, लेकिन रेहान ने इस टॉपिक पर पोते की तरफ मोड़ दिया था। साथ चलते चलते अमायरा ने अनकॉन्शियस रूप से अपने पेट पर नजर डाली। हालांकि उसने कुछ कहा नहीं था, लेकिन उसका दिल पहले ही सभी दिशाओं में सोच रहा था। वह सोचने लगी कि रेहान के साथ उसका पहला बच्चा का होगा या लड़की। अगर लड़का होगा तो वह निश्चित रूप से रेहान के जैसा दिखेगा, लंबा और सुंदर, सभी महिलाओं को रिझाने वाला। यदि लड़की हुई तो वह आधी उसकी तरह और आधी रेहान की तरह होनी चाहिए। आखिरकार कोई भी उसे कैसे भी देखे, रेहान का रूप रंग परफेक्ट था। ये बहुत अच्छा था, सोचते हुए अमायरा की टकटकी आसपास के बच्चों के सामानों को बेचने वाली एक दुकान पर पड़ी। उसकी नजर वहीं टिक गई। अपने पिछले जीवन में वह कभी भी रेहान के साथ बच्चे की इच्छा नहीं रखती थी। बच्चे तो बहुत दूर की बात, उस समय वह उसकी ओर देखना भी नहीं चाहती थी। बड़ी बहन, वहां देखो, वह एक हाई लग्जूरियस ब्रांड की विशेष रूप से निर्मित कपड़ों की दुकान है। मेरी करीबी दोस्त अवसर गाउन खरीदने के लिए वहां जाती है। चलकर एक नजर डालते हैं। बच्चों के कपड़ों की दुकान पर टिकी अमायरा की नजर का रोकते करते हुए माया अचानक बगल से आकर सामने खड़ी हो गई। अमायरा ने उस दुकान पर नजर डाली जिसके बारे में माया बात कर रही थी। ये जन्मदिन की पार्टी है, नाइट पार्टी नहीं। गाउन पहनने का क्या फायदा? लेकिन डैड ने ऐसा नहीं कहा था। उस दिन बहुत सारे लोग होंगे, हम अपने सामान्य कपड़े नहीं पहन सकते हैं। माया के होंठ सिकुड़ गए। इतना दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ आरामदायक और अच्छे दिखने वाले भी चलेंगे। उद्धरण चिन्ह डॉट। बड़ी बहन, तुम तो गाउन पसंद करती थी। अतीत में तुम लगभग हर हफ्ते एक नया खरीदती थी। वह अतीत में था, अब नहीं। माया को समझ नहीं आया कि क्या कहा जाए और मुड़कर शिकायत करने लगी। रेहान जी, मेरी बहन को देखो, वह अब मेरे साथ विशेष रूप से बुरे से बात कर रही है। मैं केवल एक अच्छा सुझाव दे रही थी। अच्छा सुझाव? ये स्पष्ट रूप से एक स्कीम थी जिसमें उसके इरादे छिपे हुए थे। वह रेहान को याद दिलाना चाहती थी कि कैसे अमायरा अहंकारी और हठी हुआ करती थी। अतीत में अमायरा अपने पिता के साथ विभिन्न बड़े पार्टीज और बिजनेस नाइट पार्टीज में जाया करती थी। वह हर बार उस तरह के खूबसूरत गाउन पहनती थी जिससे उसकी खूबसूरती देखकर दूसरे लोगों की सांसें रुक जाती थी। उसकी हर अदा एक अमीर युवा की थी। वह सुंदर और एटीट्यूड से भरी थी और उसे दिल्ली शहर की नंबर 1 अमीर युवा महिला का नाम दिया गया था। अतीत में अमायरा बेहद उच्च एक्सपेक्टेशन की थी, फिर भी वह अब अग्रून मेहरा के सामने इस तरह की एक नॉर्मल लड़की की छवि बनाए हुए थी। यह उसके जैसा बिल्कुल नहीं था। उसके शब्दों का अर्थ ये था कि अमायरा ढोंग कर रही थी। माया रेहान मेहरा को अतीत की अमायरा की याद कराने की कोशिश कर रही थी। जी गौर के जैसी मंडी थी और 8 साल से ज्यादा तलाक पर जोर दे रही थी। ऐसी महिला वास्तव में उसके लिए उपयुक्त नहीं थी। उसके शब्द गलत नहीं हैं। ज्यादा शानदार तरीके से कपड़े पहनना सबसे उपयुक्त नहीं है। हम जन्मदिन मना रहे हैं, किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग नहीं ले रहे हैं। गाउन वास्तव में उपयुक्त नहीं है। रेहान को कोई फर्क नहीं पड़ा था। रेहान ने बोलना समाप्त ही किया था कि उसके कदम शतरंज हॉल के सामने रुक गए। अमायरा ने भी माया को नजरअंदाज कर दिया, जो गुस्से से लाल हो गई थी। अमायरा ने अपनी नजरें उठाकर शतरंज हॉल को देखा और वह समझ गई। क्या दादाजी को इस तरह की शतरंज में मजा आता है? रेहान की आवाज धीमी और शांत थी। राजाओं के दौरान गू नामक एक शतरंज मास्टर ने शतरंज के कीर्तिमान को पीछे छोड़ दिया था। इस शतरंज हॉल के मालिक ने इसे खरीद लिया। किसी ने एक बार 100 मिलियन रुपए पेशकश की थी, लेकिन इसे खरीद नहीं सका। अभी भी वह यहाँ है। दादाजी निश्चित रूप से पसंद करेंगे। हालांकि रेहान की आवाज से लग रहा था कि इस शतरंज के कीर्तिमान को प्राप्त कर पाने की संभावना कम थी। इसे 100 मिलियन रुपए में बेचने से इनकार कर दिया तो 200 मिलियन रुपए भी उसे राजी नहीं कर सकेंगे। इस शतरंज हॉल का मालिक स्पष्ट रूप से ऐसा कोई था जिसके पास पैसे की कमी नहीं थी। इसके अलावा शौक और सिद्धांत पैसे के मूल्य के सामने बेकीमती थे। अमायरा की आंखें सुझाव देते हुए चमक उठी। हम एक नजर तो हाल ही सकते हैं। यदि हम मालिक से मिल पाए तो हम उसके साथ चर्चा कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वह इसे बेचने के लिए कितना में तैयार है। रेहान ने उसकी ओर देखा। क्या तुम दादाजी को इतना खुश करना चाहती हो? तारांकन दादाजी मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। उनका 80वां जन्मदिन एक विशेष दिन है, इसलिए हमें उन्हें कुछ ऐसा उपहार देना होगा जो उन्हें खुश कर दे। अमायरा ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। रेहान ने उसकी आंखों को देखा, जो स्पष्ट रूप से चीजों को लग रही थी। वह अचानक मुस्कुरा दिया। पीछे
माया अचानक झुक गई। क्या यह आसान नहीं है? क्या डैड के पास ऑक्शन में खरीदा हुआ बेशकीमती शतरंज बोर्ड नहीं है? यदि हम उसे ओल्ड मिस्टर मेहरा को उपहार में दे दे या इस शतरंज बोर्ड उसके बदले में ले लेते हैं, यहाँ का मालिक बेवकूफ न हो, वह निश्चित रूप से भूतपूर्व के बदले शुरुआती शतरंज बोर्ड को पसंद करेगा। उद्धरण चिन्ह। माया रेहान के सामने अच्छा प्रदर्शन करना चाहती थी और उसने झट घर पर फोन करने की पहल की। शुरुआत से अंत तक रेहान केवल अमायरा को ही देखता रहा। तुम वाकई में ये चाहती हो? अमायरा ने उसे मुस्कुराकर देखते हुए सिर हिलाया। लेकिन इसके लिए मेरे डैड के शतरंज बोर्ड का बदल करने के लिए उपयोग करना, क्या वह काम करेगा? रेहान ने शांति से अपने होठों को मोड़ लिया। उसकी कोई जरूरत नहीं है। बोलने के बाद उसने सीधे अमायरा का हाथ पकड़ लिया और माया को पीछे छोड़ते हुए शतरंज हॉल में प्रवेश कर लिया, जो अभी भी फोन पर थी। जब रेहान उसे सीधे अंदर ले आया था तब अमायरा को पूरी तरह से पता नहीं था कि उसका क्या प्लान था। शतरंज हॉल का मालिक उसे अच्छे से जानता था। जब उसने सुना कि रेहान वहां आया है, तो वह उसका स्वागत करने के लिए बाहर आया। मालिक का सरनेम मेहता था। वह लगभग 70 से 80 साल के थे। उनके बाल और दाढ़ी दोनों ही सफेद थे और उनके बोलने का तरीका बिल्कुल पुराने जमाने की तरह था। इस शतरंज हॉल में खड़े होकर अमायरा को आश्चर्य हुआ कि क्या वह गलती से बीते हुए जमाने में चली गई थी। इसमें एक प्राचीन जमाने का एहसास था और ये देखा जा सकता था कि यहाँ हर वस्तु विशेष रूप से तैयार की गई थी। यहाँ कुछ भी सस्ता नहीं था। वास्तव में देश के भीतर सबसे अधिक हलचल वाले शहर में स्थित होने के कारण इस जगह का मूल्य बहुत हाई था। मूल रूप से अमायरा ने मिस्टर मेहता को उनके इरादे समझाने की योजना बनाई थी। अंत में उसे चाय पीने के लिए वेटिंग रूम में आमंत्रित किया गया, जबकि रेहान अकेले मिस्टर मेहता से बात करने चले गए। भले ही अगर वह करीब थे या यह मिस्टर मेहता एक बुजुर्ग थे जिन्हें रेहान बहुत अच्छे से जानता था, तो भी उसे लगा कि वह इतनी आसानी से ऐसी किसी चीज को अपने हाथों से जाने नहीं देंगे जिसे उन्होंने इतना संभाल के रखा है। भले ही अगर रेहान उन्हें एक ऊंची रकम की पेशकश करते हैं, तो भी इस शतरंज रिकॉर्ड जैसा हाई डिमांडेड एंशिएंट प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण होगा। तो वास्तव में वह क्या करने के लिए अंदर चले गए थे? वह बहुत रहस्यमय थे। चाय पीते हुए अमायरा ने अपनी उंगलियों बाहर गिरी हुई चाय में डुबो ली और समय बर्बाद करने के लिए टेबल की सतह पर चित्रकारी कहने लग गई। मिसेस मेहरा, बाहर मिस माया है जिनका कहना है कि वह आपके और सीईओ मेहरा के साथ आई थी। हम उनकी पहचान की पुष्टि करने में असमर्थ थे, इसलिए हमने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा कि वह आपकी बहन है। दरवाजे से एक सेवक आया जिसने विनम्रता से पूछा, क्या मुझे उन्हें अंदर आने देना चाहिए? अमायरा ने कभी नहीं सोचा था कि यह शतरंज हॉल एक ऐसी जगह थी जहां लोग आसानी से प्रवेश नहीं कर सकते थे। माया को वास्तव में दरवाजे पर रोक दिया गया था। तो फिर क्यों न उसे बाहर इंतजार करते रहने दिया जाए? मैं उसे नहीं जानती, उसने चाय का एक और घूंट पीते हुए जवाब दिया, जैसे कि उसका उससे कोई लेना देना नहीं था। सेवक ने औपचारिक रूप से और विनम्रता से सिर हिलाया और वहां से चली गई। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। ऐसे माहौल में अमायरा ने जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं की। यदि वो अंदर आने के बाद किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर वहां माहौल खराब करने की कोशिश करती तो इसलिए यह बेहतर था कि माया को अंदर न आने दिया जाए। शतरंज हॉल के बाहर जवाब मिलने के बाद माया ने गुस्से में समझाने की कोशिश की, लेकिन उसे प्रवेश नहीं दिया गया। कुछ मिनटों के बाद माया ने फोन किया। जाहिर तौर पर यह अमायरा से पूछना चाहती थी। अमायरा ने अपने फोन को साइलेंट मोड पर रखकर एक तरफ फेंक दिया और इसे अनदेखा कर दिया। आखिरकार हार मानने से पहले माया ने 4 से 5 बार उसे फोन किया। फोन स्क्रीन थोड़ी देर बाद खुद ही बंद हो गई। लगभग 1 घंटे के बाद अमायरा वॉशरूम का यूज करने के लिए उठी। बाहर निकलने के दौरान उसने अचानक देखा कि कमरे का दरवाजा खुला था और अंदर झांकने के लिए वह जल्दी से आगे बढ़ी। रेहान और मिस्टर मेहता के शरीर का आकार एक ही समय में दिखाई दिया। अमायरा ने ये देखकर सुकून पाया कि वह पहले की तरह ही दिख रहे थे। इतने लंबे समय तक इंतजार करने के बाद उसे यकीन नहीं था कि वास्तव में क्या हुआ था। इससे पहले वह लगभग संदेह कर रही थी कि उसे शतरंज रिकॉर्ड हासिल करने में मदद करने के लिए कहीं रेहान अपना शरीर बेचने तो नहीं गया था। उसे ये भी शक था कहीं मिस्टर मेहता के कुछ बुरे शौक तो नहीं थे। वह वास्तव में चीजों को कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। अमायरा वहां से जाते हुए चुपके से मुस्कुराई। उसने देखा कि कैसे मिस्टर मेहता रेहान के साथ बातचीत कर रहे थे और हंस रहे थे। उनका मूड बहुत अच्छा था। मिस्टर मेहता ने अमायरा के चेहरे के भावों को देखा और तुरंत आनंद में हंस दिया। देखो,
तुम्हारी पत्नी वेट करते करते थक गई है। रेहान ने शांत दिखते हुए शांति से अपने होठों को मोड़ लिया। उसने वास्तव में बहुत लंबे समय तक इंतजार किया है। ठीक है, मेरा दिल अभी भी दुखी है। मैं वास्तव में बोलना नहीं चाहता। जहां भी आप दोनों जाना चाहते हैं, जल्दी करें और चले जाएं। मुझे शांत होने के लिए अकेला रहने की जरूरत है। मिस्टर मेहता ने अपना हाथ उठाया और उन्हें जाने के लिए कह दिया। अमायरा मूल रूप से मिस्टर मेहता के साथ चर्चा करना चाहती थी कि क्या वह शतरंज बोर्ड की अदला बदली शतरंज रिकॉर्ड के लिए कर सकते हैं, लेकिन वह पहले से चाहते थे कि वह दोनों वहां से चले जाएं। उसने उलझन में उस सफेद बालों और दाढ़ी वाले बुजुर्ग आदमी को घूर कर देखा। वह उनसे बात करने का मौका ढूंढ ही रही थी कि जब रेहान ने उसे खींच लिया। इससे पहले तुमने उनके साथ क्या बातचीत की थी? क्या उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि तुम उन्हें कितने पैसे दे रहे हो? अमायरा ने उत्सुकता से पूछा। रेहान कुछ नहीं बोला। उसकी नजरें शांत और अप्रभावित थीं। उसने अमायरा की तरफ देखा। सुंदर, भ्रमित, जिज्ञासु, अधीर और चूंकि जो वह चाहती थी वह उसे प्राप्त नहीं कर सकी थी, तो वह छोटी सी महिला कुछ निराशा भी छिपा रही थी। मेरा कहना है कि ऐसा कुछ जो दादाजी पसंद करते हैं उसे ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब जब तुम मुझे यहाँ ले आए हो, तो हम यहाँ से खाली हाथ नहीं जा सकते। अमायरा की बातों को अचानक बीच में ही रुक गई। वह शतरंज रिकॉर्ड के दस्तावेजों को देखकर सदमे में थी जो रेहान ने उसे सौंप दिए थे। इसे अपने हाथों में लेने से पहले वह थोड़ी देर के लिए हक्की बक्की रह गई थी। इसे ध्यान से खोलने के बाद उसने सदमे से उन्हें देखा। उन्होंने वास्तव में इसे दे दिया। तुमने कितना पैसा खर्च किया? रेहान एक रहस्यपूर्ण मुस्कान देकर कोई जवाब दिए बिना बाहर चले गए। तुमने वास्तव में कितना पैसा खर्च किया? ये वह उपहार है जो मैं दादाजी को देना चाहती हूँ, न कि तुम। इसलिए इस बिल को मैं चुकता करूंगी। मैं खुद ही ये सारा पैसा कमा सकती हूँ, बस मुझे थोड़ा समय दे। मैंने 1% भी खर्च नहीं किया। उसके सीरियस भावों को देखकर रेहान ने कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं की। ये कैसे हो सकता है? वे दोनों शतरंज के हॉल से बाहर चले गए। अमायरा ने विनम्रता से अंदर के लोगों को धन्यवाद दिया और फिर महंगे शतरंज रिकॉर्ड के दस्तावेजों को कसकर पकड़ लिया। जैसे उसने पूछा, ऐसा क्या हुआ? क्या आपने यह नहीं कहा था कि किसी व्यक्ति ने 100 मिलियन की पेशकश की थी और फिर भी उसे खरीद नहीं सका था? यदि आपने पैसे नहीं दिए, तो फिर क्या यह हो सकता है कि रेहान कुछ अजीब और डेंजरस रिक्वेस्ट पर सहमत हुए थे? वह नहीं चाहती थी कि इस वजह से कोई उन्हें नियंत्रित करे या उन्हें कोई अनुचित और कुछ डेंजरस स्थितियों का जवाब देना पड़े। एल्डर मेहता शतरंज के प्रति जुनूनी है, रेहान ने शांति से समझाया। मैंने उनके साथ जुआ खेला। हमने एक शर्त लगाई थी, अगर मैं शतरंज के एक दौर में जीतता हूँ, तो शतरंज रिकॉर्ड मेरा होगा। झटके के अलावा यहाँ और अधिक झटका। अमायरा का मुंह खुला रह गया और उसने अविश्वास में कहा, क्या आप जानते हैं कि शतरंज कैसे खेला जाता है? हालांकि दादाजी शतरंज के प्रति इतने जुनूनी नहीं है जितने कि एल्डर मेहता है। उन्हें इस खेल में हाफ एक्सपर्ट माना जाता है। 3 साल की उम्र से मुझे उनके साथ खेलने के लिए मजबूर किया गया। तुम्हें क्या लगता है? रेहान मेहरा के शब्द आहिस्ता से कहे गए थे। अमायरा इस बात से उस हद तक हैरान थी कि उसके होश शायद ही बंद हो सकते। वह उनके और करीब गई, अनिश्चितता के साथ पूछा, तुमने वास्तव में 1% खर्च नहीं किया? उस आदमी ने उसकी तरफ देखा। उसकी भौहें शांत और सुंदर थी। क्या तुम्हारे पति की गरिमा 100 मिलियन रुपये की भी नहीं है? कितनी महंगी गरिमा है? अमायरा के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। लायक, लायक, लायक। ये निश्चित रूप से लायक है। खुश, उद्धरण चिन्ह अल्पविराम विस्मयादिबोधक चिन्ह। खुश, क्या तुम्हें भी आज रात को मुझे खुश नहीं करना चाहिए? उद्धरण चिन्ह डॉट। आह, उस आदमी की धीमी, मोहक आवाज ने अमायरा के कान के पास धीरे से कहकर उसे चिढ़ाया, आज रात मैं तुम्हारा प्रदर्शन देखूंगा। रेहान ने उसे सदमे में देखा। उसके हाथों में शत रिकॉर्ड के दस्तावेज हजार विल्देशाम के जैसे भारी लग रहे थे। उसने कुछ समय पहले के बारे में सोचा जब वह वास्तव में लंबे समय तक इंतजार कर रही थी और उसे वॉशरूम जाना था। और जब वह वॉशरूम में गई, तो उसने एहसास किया। अमायरा ने अपने होठों को जीभ से हल्का सा स्पर्श किया। उनके होठों के करीब जाने के लिए वो अपने पांव की उंगलियों के बल पर खड़ी हुई और धीरे से फुसफुसाई। रेहान के चेहरे के भाव तुरंत कठोर हो गए। उसके चेहरे के भावों को देखकर उसने अपनी गला साफ किया और डरते डरते शतरंज रिकॉर्ड के दस्तावेजों को वापस उसके हाथों में वापस दबा दिया। उसने अजीब तरह से कहा, ये क्यों ना मैं इसे पहले आपको लौटाऊं। उसने उसे रेहान को सौंप दिया, मानो उसे अपने खजाने से अलग होने में बहुत पीड़ा हो रही थी।
अगर अमायरा काबू में नहीं किया तो वह आसमान में उड़ने लगेगी। हलचल भरी सड़कों पर लोगों की भीड़ हर तरफ थी। रेहान मेहरा की नजर के सामने अमायरा खुशी से शतरंज के रिकॉर्ड को अपने हाथों में लिए चल रही थी। वह उस आदमी के एक्सप्रेशंस को देखने के लिए पीछे नहीं मुड़ी जिसे उसने नाराज किया था। दिल्ली शहर की सबसे बड़ा मॉल ज्यादा दूर नहीं थी। अमायरा ने अपना मुंह खोला। वास्तव में मेरे पास बहुत सारे उपयुक्त कपड़े हैं, यहाँ तक कि कुछ नए भी हैं जिनके लेबल अभी तक लगे हुए हैं। मैं कपड़ों के बजाय एक अच्छा कोट खरीदूंगी। बोलते हुए उसने अचानक देखा कि सामने की ब्रांडेड दुकानों में से एक में एक लंबा कोट प्रदर्शित किया हुआ था और वह चलकर वहां जाने को हुई, लेकिन उसके चारों ओर बांह कस गई। रेहान ने उसे सीधे पीछे खींच लिया। उसने संदेह से अपना सर ऊपर उठाया और तभी एक धीमी आवाज उसे अपने कानों को फुसफुसाते हुई सुनाई दी, ये बहुत पतला है। फिर इसके बगल वाला, नहीं, अभी विंटर्स की केवल शुरुआत है। मुझे ऐसा लगता है कि यह बहुत पतला नहीं है। अमायरा ने अपने होठों को दबा लिया, लेकिन उसकी निगाह एक मोटे कोट की तलाश में पहले ही दुकान के अंदर चली गई थी। अभी उसका ढूंढना खत्म भी नहीं हुआ था कि रेहान ने उसके हाथ को पकड़कर एक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए एक दूसरी ब्रांडेड दुकान की ओर रुख कर लिया। उस दुकान के सामने अमायरा की आंखों शीशे की दीवार के पीछे प्रदर्शन के लिए रखे एक सफेद कश्मीरी कोट पर पड़ी। इसकी मोटाई ठीक थी और यह फुल विंटर और शुरुआती सर्दियों में पहनने के लिए उपयुक्त था। ये सरल और साफ दिख रहा था, फिर भी इसने उस चिकनी शैली को नहीं खोया था जो इस ब्रांड से संबंधित थी। इसकी उत्तम और सरल होते हुए भी एक विशिष्ट बनावट थी। अमायरा ने आश्चर्य से अपनी नजरें उठाए और देखा कि रेहान भी इसको लेकर कुछ संतुष्ट दिखाई दे रहा था। रेहान शायद ही कभी खरीदारी करता था, लेकिन उसकी पसंद और दूरदर्शिता अच्छी थी। अमायरा को ये कोट पसंद आया और उसने एक कर्मचारी को उसके लिए उपयुक्त नाप ढूंढ कर लाने के लिए कहा ताकि वह उसे पहनकर देख सके। उसने कोट पहन लंबे शीशे के सामने मुड़कर खुद को देखा। बगल में खड़े दो कर्मचारियों ने चकित होकर उसकी प्रशंसा की। मिस, ये कोट आपके लिए वास्तव में उपयुक्त है। आह, आपकी त्वचा इतनी सफेद है, आप पर ये कोट एक मॉडल की तुलना में बेहतर दिखता है। आप विशेष रूप से बहुत अच्छी दिख रही हैं। अमायरा ने अनजाने में मुड़कर रेहान की ओर देखा, जो स्टो के एक सोफे पर बैठा था। वहां बैठा हुआ वह बहुत अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा था। उसकी एक नोबल, गंभीर आभा थी जिसे कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता था। वह हर किसी से परे था। दुकान पर मौजूद कई कर्मचारी और ग्राहक बार बार मुड़कर सोफे पर बैठे आदमी को छुप छुप कर देख रहे थे। उनकी आंखें प्रशंसा और जिज्ञासा से भरी थीं। अपने चेहरे को लाल होने से रोक पाने में असमर्थ युवा लड़कियों ने अपने दिलों की थौ में रखा था। क्या आपके यहाँ मेंस के कपड़े भी मिलते हैं? अमायरा की नजर फिटिंग रूम के बगल में स्थित मेंस सेक्शन की ओर गई। जी हाँ, मिस, क्या आप अपने साथ आए मिस्टर के लिए कुछ कपड़े चुनना चाहती है? अमायरा ने कोई जवाब नहीं दिया और मुड़कर उस तरफ चल पड़ी। पहले उसने रेहान के लिए एक शर्ट खरीदी थी, लेकिन उसने उसके साथ मेल खाती टाई नहीं ली थी। आज उसने जो शर्ट पहनी हुई थी वह से वही थी जिसे उसने खरीदा था। आखिरकार एक टाई को चूज करने के बाद उसने उसे अपनी पीठ के पीछे छिपाया और मुस्कुराती हुई बाहर चली गई। कपड़े पहनकर देख लिए। रेहान ने उस पत्रिका को नीचे रख दिया जिसे उसने लापरवाही से उठाया था और उसकी तरफ देखा। उसकी नजर एकदम से संतुष्ट प्रतीत हुई। हकीकत ये थी कि अमायरा बहुत आकर्षक थी, बावजूद इसके कि उसने कुछ भी पहना हुआ हो। रेहान को इस बात की संतुष्टि थी वह कोट अच्छी गर्माहट प्रदान कर सकता था। यह उसे फिर से ठंड को पकड़ने से रोकने के लिए पर्याप्त था। क्या यह अच्छा लग रहा है? अमायरा ने उसके सामने खड़े होकर अपने सिर को एक ओर झुकाते हुए पूछा। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक शर्मीली छोटी लड़की थी जो अपने प्रेमी के साथ पहली मुलाकात करने आई थी। ये बहुत अच्छा लग रहा है। वह आदमी प्रशंसा करने में कंजूस नहीं था। किस महिला की तारीफ सुनना पसंद नहीं था? अमायरा की आंखें एक मुस्कान में मुड़ गई। फिर वह चुपके से और धीरे से फुसफुसाई, एक बार खड़े हो जाओ। उसे देखते हुए रेहान की भौहें हिली नहीं। फिर वह सहज रूप में खड़ा हो गया। अमायरा ने उस आदमी को देखने के लिए अपना सर उठाया जो उससे बहुत लंबा था। वह जो टाई छिपा रही थी उसने उसे बाहर निकाला और जल्दी से उसे रेहान के गले में डाल दिया। जैसे ही रेहान की भौहें हल्का सा सिकुड़ी, उसने अपने हाथों से टाई को तेजी से बांध दिया और चेहरा ऊपर कर उस आदमी को देखा जो आकर्षकता से परे था। बाकी कर्मचारियों के बारे में क्या कहना, जो प्यार में डूबे थे? अमायरा का दिल भी तेजी से धड़कने से रुक नहीं सका। चरित्र या आकर्षण के बावजूद रेहान के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसकी आलोचना की जा सके। इस जीवन में
उसे जरूरत थी सब कुछ संजो कर रखने की जो उसके पास था, जो एक बार उसका था, उसे वापस लेने की, और उन लोगों को पकड़ कर रखने की जिन्हें वह संभाल कर रखना चाहती थी। वह खुद को उन्हीं गलतियों को दोहराने नहीं देगी। रेहान, उसने स्वीकार किया कि उसका दिल शुरू से अंत तक उसकी ओर अट्रैक्टिव था। वह उसे छोड़ना सहन नहीं कर सकती थी। उसने महसूस किया कि रेहान वही है जिसे वह अपने पिछले जीवन के बाद पकड़ कर रखना चाहती थी, और उसने सोचा कि यदि वह उसे फिर से खोती नहीं है तो सब ठीक हो जाएगा। उसे और कुछ मांगने की जरूरत नहीं थी। अमायरा रेहान की टाई को पकड़े रही। उसे अचानक गर्म महसूस हुआ। जैसे ही उसकी नजर रेहान की गहरी, घनी नजर से मिली, उसकी उंगलियों टाई के चारों ओर थोड़ा कस गई। अमायरा, तुम जो चाहती हो, क्या वह पहले से ज्यादा हो गया है? एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे कि अमायरा आसपास के कर्मचारियों की प्रशंसा और स्पष्ट ईर्ष्यापूर्ण आहें नहीं सुन पा रही थे। उसकी आत्मा जैसे कहीं चली गई थी। रेहान ने उसका हाथ नीचे दबाया और उसे पकड़े हुए उसे देखने लगा। तुम इतनी स्टंट क्यों हो? केवल तब अमायरा होश में आई और उन्हें देख रहे सभी लोगों के बारे में सोचा। उसने जल्दी से अपने हाथों को वापस खींचने का प्रयास किया, लेकिन असमर्थ रही। रेहान ने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। सर, ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि आप बहुत सुंदर हैं। आपकी लवा आपसे बहुत ज्यादा मेस्मराइज्ड हो गई और कुछ बोल नहीं सकी, कर्मचारी ने खुशी से कहा। अमायरा कुछ नहीं बोली, लेकिन उसका चेहरा लाल हो गया। मेस्मराइज्ड, अगर वह सच कहे, तो निश्चित ही वह मंत्रमुग्ध थी। उसका दिल इस हद तक मंत्रमुग्ध था कि वह इससे डर गई। यह मेरी लव नहीं है, मेरी पत्नी है, रेहान ने उसी क्षण स्पष्ट किया जब कर्मचारी ने अपनी बात खत्म की। ये देखकर कि अमायरा एक शर्मिंदा पत्नी की तरह लग रही थी, उसने सीधे कहा, उसके कोट और मेरे टाई का बिल लाओ। क्या तुम्हें कोई और चीज पसंद है? उसने अमायरा से पूछा। अमायरा ने अपना सिर हिला दिया। मुझे केवल ये कोट पसंद आया। मुझे किसी अन्य कपड़े की आवश्यकता नहीं है, इसलिए बस यही एक खरीदने से काम चल जाएगा। दुकान में बाहर निकलने के बाद अमायरा ने उस आदमी की तरफ देखा, जो वर्तमान में शॉपिंग बैग पकड़े हुए था। कुछ अनजाने कारण से उसे महसूस हुआ कि खरीदारी करने के लिए रेहान का उसके साथ आना उसको एक उपलब्धि की भावना दे रहा था। वे दोनों बगल की दुकान में लौटे और उसी वक्त उन्होंने माया को देखा, जो बेचैनी से प्रवेश द्वार के पास आगे पीछे चहलकदमी कर रही थी। इतने लंबे समय के बाद वह अभी भी यहाँ थी। अमायरा ने हल्के से अपनी भौहों को सिकुड़ा, उसके होंठ शोती से मुड़े। माया दोनों को देखकर गुस्से में तेजी से आगे बढ़ी। बड़ी बहन, तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? मैं आधे दिन तक बाहर इंतजार करती रही, लेकिन मैंने किसी को नहीं देखा। उसके बाद मैं थोड़ी देर आराम करने के लिए पास ही एक चाय की दुकान पर चली गई, और शतरंज हॉल में मौजूद लोगों ने कहा कि तुम लोग चले गए थे। तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? अमायरा ने उसे भावनाहीन नजर से देखा। इससे पहले तुम अपने फोन पर बात कर रही थी। मुझे लगा कि कुछ महत्वपूर्ण होगा, इसलिए तुम हमारे साथ अंदर नहीं आई। जब मैं बाहर आई और मैंने देखा कि तुम वहां नहीं थी, मुझे लगा कि तुम चली गई हो। मैं नहीं गई थी। मैंने इतने लंबे समय तक इंतजार किया, लेकिन तुम लोगों ने अपना फोन भी नहीं उठाया। माया गुस्से में थी, और उसके चेहरे पर गुस्से के भाव मौजूद थे। कौन उन्हें मारना चाहता था? क्या वह उसे निशाना बना रहे थे, या उनका निशाना रेहान थे? ओह, कल रात जब मैं सोई थी, तब मैंने अपना फोन साइलेंट मोड पर कर दिया था, इसलिए यह बज नहीं रहा था। अमायरा की आवाज शांत थी। अमाया ने अपने दांत पीस लिए। आप मुझसे छुटकारा पाने की कोशिश नहीं कर रही हो? अमायरा ने उसे तुरंत मुस्कुराकर देखा। मैं तुमसे छुटकारा क्यों चाहूंगी? इतने वर्षों में क्या मैंने हमेशा तुम्हें, मेरी बहन को, मेरे जीवन में प्राथमिकता के रूप में नहीं रखा है? डैड चाहते थे कि हम दोनों खरीदारी करने बाहर जाएं, और मैंने तुम्हें हमारे पीछे आने के लिए मना भी नहीं किया था। बड़ी बहन, आप स्पष्ट रूप से मुझसे बचने की कोशिश कर रही हैं। जब मैं आपके पीछे आ रही थी तभी यदि आपको लग रहा था कि मैं कुछ गड़बड़ करेगी तो आपको घर पर सीधे बोल देना चाहिए था। अब आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं? इतने लंबे समय की प्रतीक्षा के बाद माया वास्तव में क्रोधित हो गई थे। माया, तुम्हारे शब्द हद से बाहर हो गए हैं। पहले जब भी मैं तुमको इनवाइट करती थी, तो ऐसा कब हुआ था कि तुम कभी देर से नहीं आई थी? सबसे लंबा समय जब मैंने तुम्हारे लिए इंतजार किया था वो 2 घंटे थे। जब केवल कुछ घंटों के लिए ही हम तुम्हें नहीं मिले, तुम इतनी नाराज क्यों हो रही हो? मैं बस बेचैन थी। मैं चिंतित थी कि कहीं आप और रेहान जी कुछ परेशानी में तो नहीं थे। माया का बहुत बड़ा हंगामा करने का इरादा नहीं था। उसने तुरंत अपने शब्द बदल दिए। ठहरा ना, लेकिन हाल ही में तुम अधिक से अधिक अजीब हो गई हो।
माया इतनी नाराज हो गई थी कि जैसे उसे लगा कोई अंदरूनी चोट लगी है। अमायरा के शब्दों को सुनकर उसने लगभग बहस करनी शुरू कर दी थी। उसने अपने दांतों को पीस लिया, बल्कि चेहरे पर कठोर भाव दिखाने का ढोंग भी किया। मैं इंतजार करने के बाद बहुत बेचैन हो गई थी, इसलिए मैंने ऐसा कहा। अमायरा ने शांति से अपने होठों को मोड़ लिया और अब उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसने रेहान का हाथ पकड़कर दूसरी शॉप्स में प्रवेश किया। अंत में अमायरा ने केवल कुछ साधारण चीजें खरीदी। माया पूरे दिन उनके पीछे पीछे रही और एक छोटी पोशाक को पसंद कर बैठी, जिसकी कीमत 3 लाख थी। वह चाहती थी कि अमायरा उसके लिए खरीदने के लिए रेहान के कार्ड का इस्तेमाल करे, लेकिन अमायरा ने उसकी बातों को न समझने का नाटक किया। अंत में माया ने न चाहते हुए भी अपने कार्ड का इस्तेमाल किया। पहले भले ही माया को जो भी पसंद आता था, अमायरा उसके लिए खरीद लेती थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि अमायरा, जो अपनी बहन को इतना बिगाड़ती था, जिसे देख हर किसी के मन में ईर्ष्या आ जाती थी, इतनी निर्दयी हो जाएगी। वह उसे 3 लाख रुपए का एक स्कर्ट भी खरीद कर नहीं देगी। पूरे दिन से लेकर अब तक जब वह घर जाने के लिए टैक्सी में बैठे थे, माया को अभी भी रेहान के साथ अकेले बात करने का अवसर नहीं मिला था। यह ऐसा था मानो अमायरा रेहान के बगल से चिपक गई थी। उसने एक पल के लिए भी उन्हें नहीं छोड़ा था। ये व्यवहार उसे बहुत चिढ़ा रहा था। वापस जाते समय उन्होंने माया की टैक्सी में जाने की जिद के कारण बस नहीं ली। अमायरा ने माया की इच्छा के आगे झुकने की योजना नहीं बनाई। हालांकि शाम के 6 बज चुके थे। सर्दी के दिन थे और जल्दी अंधेरा हो गया था। उसे सड़क पर खड़े होकर समय बर्बाद करने की इच्छा नहीं थी, और जबकि माया उन्हें लेने के लिए टैक्सी बुलाने के लिए पहले ही चली गई थी, उसने उसे उसकी इच्छानुसार करने दिया। आखिरकार आज का अत्याचार माया के दिल पर बहुत भारी पड़ा था। अमायरा इस वक्त अपने हाथों में पकड़े हुए शतरंज रिकॉर्ड दस्तावेजों के बारे में सोच रही थी। उसने सावधानी से इसे अपने बैग में सेफली रख दिया, यह सोचकर कि कहीं ये थोड़ा गीला या कहीं गंदा न हो जाए। एह, आप इस तरफ से क्यों जा रहे हैं? जब अमायरा ने अपना सिर उठाया, तो उसने अचानक देखा कि रास्ता सही नहीं था। अभी वहां भारी ट्रैफिक है, कई सड़कें जाम हैं, इसलिए हम उस भीड़ भाड़ से बच नहीं सकेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।